भी पूछ लेता है सीधा सीधा सा कि लिंकर्ट का मापनी मतलब व्यवहार मापनी जो है किस पर आधारित है। ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। तो व्यवहार आधारित मापनी कोई मुझे बता सकता है कितनी है? बिहेवियर व्यवहार पे आधारित कितनी मापनियां हैं? देखो, एक जो एटीट्यूडनल स्केल के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो ऐसी कंडीशन पर एक लिंकर्ट की मापनी होती है, लिंकर्ट स्केल होता है। और जो दूसरा होता है वो थर्स्टन होता है, तीसरा होता है गुटमान का मापन। ठीक है, तो ये नाम अपने नाम पर ही इन लोगों ने रख लिया है। ठीक है, मापनी का नाम इन लोगों ने अपने नाम पर ही कर लिया है ये चीज़ें। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट कोई मीनिंग नहीं है कि अलग से कोई नाम है, लेकिन ध्यान रखिएगा लिंकर्ट का पूछा गया है एग्जाम में, आप लोगों ने देखा भी होगा सभी लोगों ने। तो लिंकर्ट स्केल जो है नामक एक अमेरिकी सामाजिक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था रेसेंस लिंकर्ट। ठीक है, और इन्होंने सन 1932 के दृष्टिकोण में तैयार किया था, जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक अनुसंधान में लिंकर्ट स्केल का व्यापक रूप से इसका उपयोग किया था, बड़ी लेवल पर इसका प्रयोग में लाया गया था। तो लिंकर्ट, यहाँ पे मैंने दो बातें बताई हैं। एक तो लिंकर्ट जो मापनी है वो व्यवहार मापनी है। ठीक है, कभी कभी पूछता है बुद्धि मापनी है क्या ये? तो कहाँ से बुद्धि मापनी हुए भाई? बुद्धि मापनी नहीं है ये व्यवहार का मापन वाला है, मापनी है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हुआ। दूसरी चीज़ ये क्लियर हुआ कि वर्ष भी पूछा जा सकता है कि कब इसकी इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तीसरी बात आपको ये कि व्यवहार मापन तो आपको पता ही हो गया होगा कि इस लिंकर्ट का है। अब देखिए 1932 में रेसेंस लिंकर्ट ने ट्रेक जो है टेक्निक फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, है ना, एटीट्यूड पेपर प्रकाशित किया था। अब कभी कभी हो सकता है अगर प्रश्न बना दे आप लोगों से कि ये मापनी आई किस में थी, किस किस पेपर में आई थी या किस रिसर्च में उनकी आई थी, तो उनका एक रिसर्च था, आप ये कह सकते हो कि आ टेक्निक फॉर द मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड या एटीट्यूड, आप इसे बोलेंगे एटीट्यूड। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इनकी एक प्रकाशित किया गया, आप समझ सकते हो कि रिसर्च था, थेसिस था, जिसमें इन्होंने लिंकर्ट ने अपनी व्यवहार मापनी को 1932 में चर्चा किया था। तो जिसमें दृष्टिकोण और वार्षिक नाम लाइकर्ट स्केल, या इसी को हम लिंकर्ट बोलते हैं ना, ये लिंकर्ट लिखा हुआ, लिंकर्ट स्केल को मापने के लिए एक विधि पेश की गई थी। इसको मापने के लिए एक विधि पेश की गई थी। तो एक लिंकर्ट स्केल और एक साइकोमेट्रिक स्केल जो आमतौर पर शोध में शामिल किया गया था। तो जो प्रश्नावली को नियोजित करता है, सर्वेक्षण अनुसंधान की प्रतिक्रियाओं पर स्केलिंग करने के लिए या सबसे व्यापक रूप में उपयोग किया गया, या सबसे व्यापक रूप में या उसका उपयोग किया जाना हो। जैसे शब्दों का उपयोग करने का मतलब ये हुआ, अक्सर इन्होंने क्या दिया, रेटिंग मापनी। तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि रेटिंग मापन की जो प्रतिक्रिया हो रही है वो कहाँ पर हो रही है। रेटिंग मापन लिंकर्ट स्केल का है। लिंकर्ट स्केल अपनी मापनी को कहते हैं साइकोमेट्रिक स्केल है, ये दूसरी बात। तीसरी बात, इन्होंने सर्वेक्षण की अनुसंधान की प्रक्रियाओं में भी इसका प्रयोग किया। सर्वेक्षण का मतलब था सर्वे में, सर्वे में भी अपना इसने लिंकर्ट मापनी ने अपना यहाँ पर इसको यूज़ किया था। तो इन्होंने ये बताया था बेसिकली स्टेटमेंट और वस्तु का जो समान महत्व होता है उसका प्रभाव पड़ता है। अपनी मापनी में बोला था, अपनी मापनी पर यह भी बोला था कि एक शिक्षक की गुणवत्ता में कोई आयाम शामिल हो सकता है। ज्ञान का आधार, संचार का कौशल, शिक्षण सामग्री, संगठन या जो भी क्रियाविधि होती है, तो वहाँ पर शिक्षक के रूप में लिंकर्ट मापनी, यहाँ पर ये नहीं कि अब आप मापन करें बच्चों के व्यवहार को। यहाँ पर आपको आप जो शिक्षक हैं, एक शिक्षक की जो गुणवत्ता है उसको मापन किया जाएगा। एक शिक्षक की गुणवत्ता, उसका ज्ञान का अच्छा मतलब आधार क्या है, ठीक है, शिक्षण सामग्री का अच्छे तरीके से प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी योग्यताएं क्या है। ठीक है, तो ऐसे में जो रिस्पॉन्स, जो एक प्रकार से रिस्पॉन्डेंट होते हैं, वो विभिन्न पहलुओं के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण देते हैं। ऐसे में सकारात्मक दृष्टिकोण भी आया, आपका फीडबैक आ सकता है, आपका फीडबैक नकारात्मक भी आ सकता है। हाँ, ऐसे कंडीशन पर तो यहाँ पे अलग अलग लोगों को भाई नहीं देते हैं। आप लोग बोलते हैं कि भाई
टीएलएम जो था ठीक था, और क्या नाम है इसका, बहुत बेटर था। फीडबैक फॉर्म भरा होगा आप लोगों ने भी, आप लोगों को पता होगा। तो वो कंडीशन यहाँ पर आ जाता है सकारात्मक नकारात्मक वाली कंडीशन पर, है ना। ये लिंकर्ट मापनी बताता है। लिंकर्ट मापनी में शोधकर्ता जो है उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को मापता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, उत्पादों और सेवाओं को गुणवत्ता के, देखो यहाँ पे सेवाओं की गुणवत्ता को मापा जा रहा है। बच्चे समझ जाते हैं यार यहाँ पे व्यवहार मापनी है तो जाहिर सी बात है कि बच्चों पर ही होगा, ये बच्चों का ही होगा, बच्चों वगैरह का कुछ नहीं है। ठीक है, समझ आ रही ना बात, बताइए जरा। और मापने और विश्लेषण करने के लिए नियमित रूप से सर्वेक्षण का भी उपयोग किया जाता है। नियमित रूप से हम किसका उपयोग करते हैं? सर्वेक्षण का उपयोग करते हैं। ठीक है, और फिर कहता है कि लिंकर्ट स्केल पढ़ाई के लिए एक मानक वर्गीकरण का प्रारूप होता है। प्रतिक्रियाएं 2, 4, 5 यहाँ तक कि स्तरों का उपयोग करके उच्च और निम्न या बेहतर से खराब या सेवा की गुणवत्ता के बारे में उसकी राय डेटा प्रदान कर सकता। बात वही है जो मैं आपसे बता रहा था अभी, सकारात्मक चीज़ें भी आ सकती है और नकारात्मक चीज़ें भी वहाँ से आ सकती है। ठीक है, ये था आपका जो है लिंकर्ट की मापनी थी। अब हम बात करेंगे आप लोगों से लुईस लियोन थर्स्टन की मापनी के बारे में। थर्स्टन स्केल के बारे में अगर हम बात करें तो ये लिंकर्ट के मापनी जैसी ही एक मापनी है ये भी। और ये थर्स्टन स्केल जब आया था तो इसका मापन करने के लिए पहली औपचारिक तकनीकी के रूप में रखा गया था। और लुई लियोन थर्स्टन ने सन 1928 में धर्म के प्रति दृष्टिकोण को मापने के साधन के रूप में विकसित किया था। बात समझ रहे हैं मेरी? तो कभी कभी तो ऐसे भी मिल जाता है कि यह लिंकर्ट जैसी मापनी तो है, लेकिन इस मापनी में अगर हम बात करें तो विवरण और प्रभाव को निर्दिष्ट किया जाता है। ज्ञान के आधार को महत्व दिया जाता है, भार महत्व दिया जाता है। ये थर्स्टन की मापनी। तो थर्स्टन की मापनी में अगर यहाँ पे कह रहा है कि धर्म के प्रति दृष्टिकोण को मापने का एक साधन के रूप में विकसित करता है, तो ये कहीं ना कहीं बात ये भी सत्य है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। थर्स्टन ने 1929 में पहले दृष्टिकोण मापन पद्धति मापने का श्रेय जाता है ना, मापने का श्रेय जाता है। लिंकर्ट की मापनी मुझे कौन बताएगा ये कब आया था? लिंकर्ट की मापनी मुझे कौन बताएगा ये कब आया था? 1932। ठीक है, अब उनसे जब पहले ये आया है तो इनका जो श्रेय जाता है थर्स्टन का, और उन्हें रवैया स्केलिंग का पिता भी कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आप कह सकते हो जनक कौन है मापनी की, अगर हम कहें बात में कि भाई जनक कौन है तो ये यही कहे जाते हैं थर्स्टन। लिंकर्ट नहीं कहा जाता है जनक, क्योंकि इसका पहले आया था, 1928 में आया था। 1929 में इसको दृष्टिकोण मापन में एक प्रकार से पूरा का पूरा स्केलिंग का श्रेय चला गया। इन्होंने ही धर्म के प्रति दृष्टिकोण को मापने के लिए शुरुआती तरीकों का विकसित कर दिया। इस वजह से थर्स्टन की मापनी में ये फेमस हो गए, इसीलिए इनको जनक कहा जाता है इसको। ठीक, इसीलिए इनको जनक कहा जाता है। थर्स्टन स्केल जो होता है सर्वेक्षण का उपयोग किसी विशेष पर उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण को मापने के लिए किया जाता है। बाजार अनुसंधान में अगर हम बात करें, बाजार अनुसंधान या अनुसंधान सर्वेक्षण का एक विस्तृत श्रृंखला पर पैमाने को मापने को लागू करें। तो थर्स्टन ने कहा कि जो सर्वेक्षण का उपयोग किसी विशेष विषय पर उत्तरदायित्वों के दृष्टिकोण को मापने के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, तो बाजार अनुसंधान में एक तो ये हो जाएगा आपका सर्वेक्षण करने का, बाजार अनुसंधान में एक विस्तृत श्रृंखला का रूप में हम प्रयोग करते हैं। एक विस्तृत लेवल पर, एक बड़े लेवल पर, व्यापक लेवल पर श्रृंखला को मापने को लेकर हम इसको लागू करते हैं या पैमाने को हम लागू करते हैं। ऐसी कंडीशन पे होता है। तो बड़ा तो जाहिर सी बात है, जब धर्म वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं उसका, तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा चीज़ तो होनी ही चाहिए, व्यापक लेवल पर आएगा ही आएगा। इसने फिर और भी बात बोला, इसका जो राय मानते हैं कि थर्स्टन स्केल के प्रश्न उत्तरदायित्वों की राय की ताकत के उपायों के बारे में मात्रात्मक डेटा पैदा करता है। तो ये एक प्रकार का मात्रात्मक, इतना डीप में नहीं जाएंगे, एग्जाम में इतना डीप में नहीं आएगा कि मात्रात्मक डेटा किसके माध्यम से आता है ना, लेकिन ध्यान रखेंगे जब आप सर्वेक्षण करेंगे, सर्वे करेंगे, तो वहाँ से आपका मात्रात्मक डेटा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, थर्स्टन मापनी में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो दृष्टिकोण भावनाओं की गैस करते हैं, मतलब रेंज में रहते हैं, एक चीज़ है यहाँ पर बातें कही जा रही कि उसके इर्द गिर्द की बात हो रही है। और इस पैमाने का उपयोग जो है ग्राहकों की संतुष्टि में प्रभावी रूप से जो है भविष्य की खरीद के रुझानों की भविष्यवाणी करने में, टर्नओवर की गणना करने में, कर्मचारी की सगाई में किया जाता है। सगाई करने का मतलब एक प्रकार से यहाँ ये हुआ कि कर्मचारी में, मतलब जैसे अगर जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों का गणना करने की क्रियाविधि में, ग्राहकों की अगर हम बात करें उनके पैमानों के बारे में, जहाँ पे हम उनकी भावनाओं और विचारों, आइडियाज़ वगैरह के बारे में क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं सर्वेक्षण के माध्यम से, तो हमें पता चलता है कि भाई ये कंडीशन है इस स्थिति का, या हम कह सकते हैं इस समुदाय का, इस समूह का। ठीक है, तो ऐसे में हम भविष्य के बारे में अगर कोई चर्चा करते हैं या भविष्यवाणी वगैरह के बारे में कोई जिक्र या अनुमान आइडिया लगा लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे थर्स्टन मापनी होता है, थर्स्टन मापनी कहलाती है। ठीक है, ऐसी गणना आपका थर्स्टन मापनी में होता है। माध्य की गणना भी होती है, इसी में थर्स्टन मापनी में होती है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो सहमत और असहमत विकल्प दिया होता है। ऐसी मापनी में कौन सा विकल्प दिया होता है, सहमत और असहमत का विकल्प दिया होता है। अगर आप सहमत हैं तो आपको ये आइडिया लगा दिया जाता है कि आप उसके फेवर में कितने हैं, यदि आप असहमत हैं तो उसके कितने फेवर में। तो आपने प्रश्न देखा होगा, कभी कभी प्रश्न ऐसे ही पूछ ले कि अगर सहमत और असहमत का विकल्प आपके सामने रखा जाए या इन विकल्पों के आधार पर चयन करते हैं तो कौन सी मापनी के अंतर्गत आता है। आपने एक बार एग्ज़ाम देखा था, वो एग्ज़ाम में पेपर आया था, क्वेश्चन आया था, और उसमें लिखा हुआ था आंशिक रूप से सहमत हैं कि पूर्ण रूप से सहमत हैं कि सहमत हैं। वो जो प्रश्न की अगर बात कर रहा था पैटर्न बनाने के बारे में, वो थर्स्टन मापनी का ही पैटर्न था। वहाँ पर थर्स्टन मापनी का ही पैटर्न था वो। अगर मान लीजिए ऐसे प्रश्नों के विकल्प में आता है जहाँ पे सहमत और असहमत को डिकोड और कोडिंग किया जाता है, ऐसी कंडीशन पे थर्स्टन मापनी आता है, थर्स्टन मापनी आता है। ध्यान रखिएगा, ये उसी का मापन है ना। जो लुई गुटमैन की अगर हम बात करें तो लुई गुटमैन की बात करते हैं तो ये 1940 में आया था। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया 1932 और 1928 है ना, और 1929 में इसको पूरा का पूरा जनक के रूप में या एक श्रेय के रूप में, पिता के रूप में जाना गया था। किसको? थर्स्टन को। वेरी गुड। तो फिर उसके बाद हाँ, अगर हम बात करें लुइस गुटमैन को, तो ये भी आप ध्यान रखना, ये जो है बेसिकली अनुपात मापन पे आधारित है, रेशियो के मापन पे आधारित है। तो लुइस गुटमैन के द्वारा विकसित पैमाने का निर्माण एक विधि है। व्यापक रूप से ये भी किया जाता है, जनमत की मापन में उपयोग किया जाता है। जनमत आप समझ गए होंगे, जन लोगों का मत या विचार, लोगों के मत और विचार पे। एक धर्म पे था भाई, एक कहीं आप देख रहे थे उसके व्यवहार पर आधारित पड़ रहा था, जहाँ पे शिक्षक के बारे में अच्छा व्यवहार, शिक्षक ने अच्छे शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया कि भाई उसके कौशल कैसे हैं, ये आप लिंकर्ट में देख रहे थे। धर्म में आप देख रहे थे प्रभाव और भार महत्व के बारे में आप निर्दिष्ट की बात कर रहे थे, तो थर्स्टन में बात कर रहे थे। यहाँ पर आप देखेंगे अनुपात मापन के रूप में, और ये करना बहुत कठिन होता है, ये बहुत टफ है, ये बहुत टफ है। याद रखिएगा, ये जो गुटमैन है ये टफ भी है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, इसका जो प्रयोग होता है जन के मत के लिए होता है, और ये लक्ष्य जो है एक तरफा माप का उपकरणों को स्थापित कर देता है। एक तरफा, समझ गए होंगे आप लोग, एक तरफा। अभी एक बार मैच आ रहा था, अभी इंडिया उसका आ रहा था, तो हमने देखा था भाई एक आइडिया लगा दिया जाता कि भाई 60% जो है जीतेगी इंडिया, 40% जीतेगी वो। तो कुछ ऐसी कंडीशन, तो ये एक अपवाद है, और ये जो अपवाद निकल के आ रहा है कि भाई 60% के हारने के बावजूद भी यहाँ पर वो चीज़ निकल गया। ठीक है, तो ये अपवाद निकल के आ रहा है कि यहाँ पर 60 रेशियो ज़्यादा है ना, अनुपात ज़्यादा है इसका, है इंडिया का। ठीक है, तो इसलिए ये कठिन है, एक तरफा लक्ष्य है। ठीक है, ये जनमत का, यहाँ पे जन के लोगों का मत करना होता है, उन ये चीज़ें करने में थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो ये गुटमैन का था, ये आप स्केल ध्यान रखिएगा ऐसी कंडीशन पर। और ये जो गुटमैन स्केल संचयी स्केलिंग में और स्केलोग्राम का विश्लेषण भी कहा जाता है इसे। तो अगर कभी स्केलोग्राम विश्लेषण अगर बारे में बात हो तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे, ये गुटमैन का ही होगा, है ना, गुटमैन का ही होगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे ज़्यादा अगर आप अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए बस इसमें,
कि अगर मैं बात करूं तो इसमें हम बेसिकली यूज़ क्या चीज़ें करते हैं, तो इसमें सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक शब्दों को और नकारात्मक शब्दों को यूज़ करते हैं, बस दो चीज़ों का आप इसको ध्यान रखिएगा। और जो स्केलोग्राम है विश्लेषण में मनोविज्ञान में सामाजिक विज्ञान का एक लंबा इतिहास है। इसमें एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और यह माप उपकरण के बयानों के वस्तुओं के मूल्यांकन में विकसित होता है। तो यह एक प्रकार की विधि है, इसी को निर्धारित किया जाता है स्केलोग्राम विश्लेषण का, ठीक है, स्केलोग्राम का। तो आपने देखा गुटमैन का, जहाँ पर स्केलोग्राम के बारे में बात हो रही थी, जहाँ पे जनमत की बात हो रही थी, जहाँ पे हम देख रहे थे अनुपात मापनी की बात कर रहे थे, ये काफ़ी कठिन भी था। फिर आपने थर्स्टन के बारे में देखा, धर्म को लेकर देखा, और वहाँ पर आपने भार महत्व को देखा परीक्षण के रूप में, जहाँ आपने एक लिंकर्ट की मापनी जैसा ही सिमिलर था, परंतु इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था कि हम इसको कोडिंग डिकोडिंग करने की स्थिति को कैसे हम जाहिर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिंकर्ट की मापनी में, तो आपने देखा कौशल के लेकर एक शिक्षक की गुणवत्ता में क्या क्या आयाम है उसको देखा, और वहाँ पर आपने दिखाया कि भाई क्या सहमत है क्या असहमत है, कितने साफ सहमत है कितने साफ असहमत नहीं है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का आपने एग्जाम्पल देखा लिंकर्ट मापनी में, ठीक है। तो इन सभी लोगों में शिक्षक के प्रति छात्रों के व्यवहार का पता लगाया जाता है और प्रश्नावली की रूपरेखा जो है एक प्रकार से इसमें तैयार की जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है एक प्रकार से लिंकर्ट मापनी, ठीक है भाई। और गुटमैन मापन, थर्स्टन मापन, लिंकर्ट मापन। बाकी अब आप लोग मुझसे पूछ लीजिए कहीं पर किसी को डाउट है तो।